बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 26 तारीख को जलसा किया रावलपिंडी में, और उस जलसे के बाद उन्होंने ऐलान किया कि जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है वहाँ से अब इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। उसके बाद बहस ये छिड़ गई कि क्या इस्तीफ़े दिए जाएंगे, असम्बली को तहलील किया जाएगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले अपने इजलास के अंदर इस चीज़ का ऐलान किया। फवाद चौधरी साहब मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि हम पंजाब और KPK से इस्तीफ़े देंगे, उसके साथ साथ सिंध और बलोचिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों से इस्तीफ़े जो है वो सामने आ जाएंगे। डिस्कस करेंगे इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को और जानने की कोशिश करेंगे कि आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होगा नहीं। अगर आप इस्तीफ़े देंगे तो आप घर बैठेंगे, हुकूमतें अपना काम जो है वो जारी रखेंगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पंजाब में भी बाज़गश सुनाई दी, गवर्नर राज लग सकता है, ऐसे भी बातें सुनाई दी। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, कानून क्या कहता है, होने क्या जा रहा है, आज अपने माहिरीन से इसी हवाले से बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जदून साहब, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद, वेलकम टू द शो सर। मोहम्मद अफजल खान साहब ज्वाइन करें, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वेलकम टू द शो सर। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा जदून साहब सर, ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जो आइनी और कानूनी बात है उस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि अगर जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फरमा रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा देंगे और जो है उसके बाद इलेक्शन फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन कॉल अप होने चाहिए, और इसका जो हजम बनता है वो तकरीबन 65% ऑफ द एंटायर सीट्स ऑफ द असम्बलीज़ बनता है, क्या आइनी बहरान पैदा हो सकता है या कोई प्रोविज़न मौजूद है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, काम जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो असम्बलियों से रिज़ाइन दे के बाहर आते हैं, पहले जो नेशनल असम्बली से ये रिज़ाइन दे के बाहर आए तो अभी तक इनकी रिज़ाइन जो एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। कोर्ट ने जजमेंट दे दी है कि इनकी रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं है, दे आर स्टिल मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। तो इस तरह वो साथ उनकी सैलरी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उनकी जो ऑफिशियल अकोमोडेशन है, जो लॉजेज है उनमें उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो भी नहीं छोड़ रहे। तो इस तरह लगता नहीं है कि ये रिज़ाइन दे दें या बाहर आ जाएं। अब ये इन्होंने प्लान तो कर दिया, हो सकता है ये ना करें। तो अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो डेफिनेटली फिर उस पर बाई इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर कोई MPA या असम्बली के मेजॉरिटी MPA भी अगर रिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे री इलेक्शन हो जाएंगे। तो आप देखना ये है कि अगर असम्बलियाँ डिजॉल्व करते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। केयर टेकर के गवर्नमेंट के लिए फिर अपोजिशन से कंसल्टेशन करनी पड़ती है, तो वो भी एक लंबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। अभी इसमें लेट्स सी, अभी तो प्री मैच्योर है कि ये क्या करने जा रहे हैं और इनके लेकिन अगर सर फॉर इंस्टेंस हम तसव्वुर कर लें कि जिस तरह ये कह रहे हैं उसी तरह रिज़ाइन पुटअप करेंगे, उसके बाद आइनी मामला क्या होगा? लोग कानून जानना चाहते हैं। मतलब लेट्स से जितनी भी इनकी सीटें हैं वो आप जानते हैं वो सारे आउट ऑफ द हाउस हैं एंड दे हैव पुट देयर रेजिग्नेशन, देन व्हाट लॉस इज? अब रिजाइन देखना है, पहले कौमी असम्बली के मैंने अभी बताया ना, जी मैं समझ गया, लेकिन प्रोविंस के बाद क्या सूरत हाल होगी सर? तो प्रोविंस के बाद भी वो देखें ना, इनके स्पीकर हैं, अगर वो यकदम कहते हैं जी हम इनके रिजाइन एक्सेप्ट करते हैं, वी सेटिस्फाइड है, तो ये डिपेंड करता है इनके रिजाइन जब एक्सेप्ट होते हैं तो फिर उनकी सीट जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई कर देगा कि जी ये वाली सीट जो है वो वैकेंट हो गई है। तो उसके फिर 60 डेज के अंदर उनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, बाई इलेक्शन हो जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दे दी है मेरे ख्याल में आज। ठीक है, अच्छा आप मेरे साथ रहें। मैं जानना चाहता हूँ इस मामले में मोहम्मद अफजल खान साहब की जानिब। खान साहब सर, वेलकम टू द शो। ये फरमाइए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ आज दिया, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर 5 से 7 करोड़ रुपये खर्च आते हैं और नेशनल असम्बली में तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपये खर्च आते हैं। अगर ज़िमनी इंतखाब होने हैं और जिस तरह ये फरमा रहे हैं उस पर इतने पैसे लग रहे हैं, अगर अभी बाई इलेक्शन हो जाएं जैसे वो फरमा रहे हैं तो ये कई अरब रुपए हैं जो लग जाएंगे, और उसके 7-8 महीने बाद जब जनरल इलेक्शन कॉल अप होंगे तो तब ज़ाहिर है इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो क्या एक ये जवाब मुझे दीजिए, क्या मुतहम्मिल हो सकता है इलेक्शन कमीशन या इस फैक्टर को वो सामने रखता है कि जी इतना पैसा लग रहा है इस इवेंट के ऊपर ऑन अ गैप ऑफ 6 to 8 months, तो क्या ये वाइबल है ऑप्शन? अफजल खान साहब, बात यह है कि बहुत अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन अब तक वो इलेक्शन कमीशन के तौर पर एग्जाम नहीं कर रहा। जी। वो अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के बजाय, ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के बजाय वो बात करता है जो इररिलेवेंट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बात यह है कि जब आपकी सीट खाली हो जाए, जब आप देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा नहीं है कि सिर्फ आपको इलेक्शन के दौरान ये आ जाता है उसके बाद ये तहलील हो जाता है।
ये साल के 12 महीने इलेक्शन की ही तैयारी करता है। Correct. और इलेक्शन में जो भी सीट खाली हो, आईन की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर उसको फिलअप करेगी। अच्छा, आपको पता है कि क्लास 4 का मुलाजिम भी जब आप लेते हैं तो उसमें आप उसका मेडिकल करते हैं, उसके बाद थाने से उसका करेक्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत में कैंसर के मरीज भी जो खुद बाहर ना निकल सके वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनके पास पैसा होना चाहिए, मनी, माइट और मसल होनी चाहिए। ये तमाम इलीगल चीजें हैं। बात यह है कि आप इलीगल चीज करना चाहें करें, उसकी लीगलिटी नहीं होगी, उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। बात यह है कि आपने खुद बताया कि 65% लोग जब असेंबली से निकल जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 35%। तो 35% लोग जब हुकूमत करेंगे तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी दुनिया में? उसकी वायबिलिटी, रिलायबिलिटी अब भी नहीं है। खान साहब, ये फरमाए कानून क्या कहता है? हमारा जो इलेक्शन कमीशन का आइन है वो आइन क्या कहता है? कमाल की बात है, ये कोई उस पे मुश्किल की बात है कि आप डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? मेजॉरिटी हैज द अथॉरिटी। अब मेजॉरिटी 65% है या 35% है? तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शन नहीं होंगे? वो तो कह रहे हैं। वो पहले ही मैंने बात की कि ये बात उन्होंने गलत की, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट के पास बात जाएगी तो जिस तरह पहले 8-9 इन्होंने फैसले किए वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, इस तरह ये भी रिवर्स होगा। अब बात यह है कि बेसिकली पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, और इलेक्शन जो अभी 3.5 साल ये मांगते रहे, अब उसी इलेक्शन से भाग रहे हैं जैसे टॉम एंड जेरी। लेकिन अब उनको फेस करना होगा, और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल नहीं बल्कि मार्च में ये इलेक्शन होगा। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू फेस दी इलेक्टोरल प्रोसेस। और उसके अलावा अगर जमहूरियत चाहते हैं, अगर जमहूरियत नहीं चाहते तो मर्जी आए फिर वो करते रहे, लेकिन दुनिया में ना उनके साथ कोई कारोबार करेगा, ना इनकी बाहर दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी, मैंने आपको बताया, लेजिटिमेसी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अमजद खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ नहीं है। ये फरमाइए न्याजी साहब, 3, 3.5, 4, 5 माह तक आपको मौजूदा हुकूमत के लोग कहते रहे, ताने देते रहे, टॉक शोज़ पे आते रहे, अपनी तकरीर के अंदर कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि अगर आप में इतना दमखम है तो आप इस्तीफ़े दे दीजिए अपनी प्रोविंशियल असम्बली से। आप लोगों ने इवेंचुअली डिसाइड किया और खान साहब ने उसका ऐलान कर दिया। जो एक्सरसाइज आप अभी कर रहे हैं, ये बेहतर ना होता कि आप 4-6 महीने पहले कर लेते और इस वक्त जो सूरत हाल बनी है वो पहले ही हैंडल हो जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता? हमेशा बात जो है वो वक्त पे की जाती है, और वक्त की बात का कोई वजन नहीं होता। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पहले भी हमने वेज कह लें, रास्ते कह लें, ढूंढे हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज किया, हर सतह हर फोरम पे गए, लेकिन इन पे वो कहते हैं इनके कान पे भी जूं भी नहीं देंगे। अभी हमने सरप्राइज दिया और इनकी कहाँ पे टांग गई है। आप मुझे पहले खुद बढ़ के मारते थे कि जी आप देना, आप ये कर दें, आप वो कर दें, आप पंजाब असेंबली तोड़े, आप खैबर असेंबली तोड़े। तो अब इनको हमने तो ऐलान कर दिया। तो अब अगर ये अपनी बात पे पक्के हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप टॉप से लेके लोअर तक एक ही बात करती थी, जब आज हमने ये सरप्राइज दे चुके हैं, ये अब भाग क्यों रहे, इधर उधर क्यों भागते हैं चूहों की तरह? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि देख लेंगे इनके कितने लोग इस्तीफे देते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान असम्बली हैं, वो इमरान खान साहब की आवाज पे हमेशा लब्बैक कहते हैं और कहते आए हैं। हाँ, अगर कोई लोटा बनना चाहे तो वो भी देख लेंगे। इससे पहले मैं कहने लगा था अभी रिसेंटली एक एपिसोड गुजरी, आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, तो इस मरतबा क्या गारंटी है? मेरी बात सुने, जो लोटों का हशर हुआ, जो लोगों ने लोटों का हशर किया, वो भी कोई भूल तो नहीं गया ना लोग। हाँ, लोटों को भी अच्छे से मालूम है कि उनका हशर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब इस माहौल में अगर फिर भी कोई लोटे बनने की उसे हिम्मत है, हौसला है, तो आगे आए, अपनी सियासत इस्तीफा दें या सियासत करना चाहे लोटों के साथ। मुश्किल अब मेरे ख्याल में मुश्किल है। अब तो आपको पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर है उनको ओबे करना आपके फराइज में शामिल है। ठीक है, तो नहीं हट सकते। ठीक है, आप मेरे साथ रहे जदून साहब। सर, ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह हुकूमत ने पोजीशन ली है और वो कहते हैं कि जी
गवर्नमेंट चलेंगी और वो अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट करेंगी, बेशक ये इस्तीफ़े दे दें। अब मुझे ये बताएं, इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ही नहीं किए गए, जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा, अब प्रोविंस में कहीं हो पाते हैं, कहीं नहीं हो पाते, कुछ इनके साथ ही साथ रहेंगे, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ साथ नहीं रहेंगे, मामला चला जाता है अदालत के पास। ये बताइए कि अदालत इस प्रोसेस में जो भी उसके सामने मुमकिन तौर पर हम डिस्कस करने सूरत हाल आ सकती है, कितना वक्त जो है वो लेगी, मतलब कितना अरसा इस पर लग सकता है अंदाज़न? अब ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि अदालत कितना अरसा लेगी, लेकिन क्योंकि नेशनल इम्पोर्टेंस का और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है तो वो इसको जल्दी निपटाते हैं। एक महीने डेढ़ मेरे ख्याल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जाएगा तो दिसंबर के एंड तक या जनवरी के शुरू तक वो डिसाइड हो जाएगा। अगर ये कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है वो डेफिनेटली ज़ाहिर है अगर एक पार्टी ने गई तो दूसरी कोर्ट में चली जाएगी, क्योंकि पहले पंजाब के अंदर देखें आप कितना दंगल हुआ है, फिर कभी एक पार्टी अदालत में, कभी दूसरी, कभी ये वोट काउंट करो, कभी ये ना करो। तो अब ये मेरे ख्याल में आगे 2-4 महीने इस तरह निकल जाएंगे तो बस फिर आगे देखेंगे। अगर मार्च अप्रैल तक निकल जाते हैं तो फिर अगस्त के लिए तो 3-4 और महीने हो सकते हैं, फिर जो 5 ईयर टेन्योर है असेंबली का पूरा ही हो जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाए। ये 2-4 महीने पता नहीं, आप कोर्ट में केस जाता है तो क्या डिसीजन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपको लगता है कि अदालत में जा रहा है मामला? डेफिनेटली उनका फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर एक पार्टी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो दूसरी लाजमी चली जाएगी कोर्ट के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया था जहांगीर जदून साहब ने प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खान साहब, सर मैं आपकी चाहूँगा, जिस तरह फरमा रहे थे जदून साहब भी और भी बहुत जगहों पर ये डिबेट जारी है कल रात से, जब से, बल्कि परसों रात से जब से ऐलान हुआ है, और वो डिबेट ये है कि अब तकरीबन कोई 6 से 8 महीने जैसा वक्त आइनी तौर पर रह चुका है इस हुकूमत के पास। उसके बाद ज़ाहिर है वो ख़त्म होगी, इन टाइम सेटअप आएगा, इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो जो एक्सरसाइज अभी करनी है और जिस प्रोसेस से अभी गुजरना है, और उसने ज़ाहिर उसमें पैसे भी खर्च होने हैं, जिस तरह अभी एदाद शुमार आ रहे हैं कि जी एक सीट पर इतने पैसे लगते हैं इलेक्शन कराने के लिए, वो प्रोविंस की हो या फेडरल की हो। ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास तैयारी के लिए 90 रोज़ तक का वक्त है जनरल इलेक्शन के लिए, 60 दिन का या 2 महीने का वक्त है उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात के लिए। कोई एक्सेप्शनल या आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कर सकता है वो, जिससे वो इस टाइम ब्रैकेट को मेक श्योर करा सके? ये आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो अपना काम करे। देखिए, हम जो पहले दिन से एक बात करते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड हो चुका है और वो पीडीएम की एक तर्जुमान बॉडी बन गई है इलेक्शन कमीशन। उसके आज की प्रेस रिलीज के मुताबिक भी उसने जो, ये उसका काम ही नहीं था, ये उसकी डोमेन ही नहीं थी। ये उस वक्त इसका काम शुरू होता जब इसके पास इस्तीफे या डिसोल्यूशन असेंबलीज होती, उसके बाद ये कमेंट्री अपनी दे सकता था। लेकिन आज हम जो कहते हैं ना, तो उसने आज एक साबित किया अपनी क्रेडिबिलिटी को, एक तो उसने डाउन किया है और उसका जो हमारा स्टांस था, जो हमारा नैरेटिव था, उसको आज तकवीयत मिली है कि जिसमें इसने ये साबित किया है कि वाकई ये बी टीम है और बी टीम रहेगी। सो हालांकि इसका काम ये था कि ये आर्बिट्रेटर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आर्बिट्रेटर है, कि दो फरीकैन के दरमियान इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करना होता है और करना है, जिसमें इसने कंडक्ट करना है इलेक्शन को, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद इसकी आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन ये इसका बयान जिम्मेदारी में नहीं था जो इसने आज दी है, लेकिन फिर भी ये इसकी जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन जो डिसॉल्व हो उसके मुताबिक उसको कराना, इसकी फिर भी मतलब ये आईनी जिम्मेदारी रहेगी कि इसको वो एक साफ और शफाफ तरीके के साथ कराए। तो अब खुद देख लें कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना किरदार अदा करेगा, कितना नहीं करेगा, ये इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। और जितनी भी ये धांधली कर ले, पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए एक्स्ट्रा उनके साथ जो है पीडीएम को इन्होंने वोट भी डलवाए, इलेक्शन कमीशन ने जो भी आपके इल्म में है कि जो कुछ करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है अंपायर भी मिला के भी हार गई है पीडीएम, और फिर भी इंशाल्लाह हारेगी। ठीक है, आप मेरे साथ रहे अफजल खान साहब। सर ये फरमाइएगा, आप माशाल्लाह बड़ा अरसा फ़राइज़ अपने सर अंजाम देते रहे इलेक्शन कमीशन में, ये बताएं इलेक्शन कमीशन आपके बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है, जिस खान साहब ये भी फरमा रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कैरी कर रही है, पीटीआई वाले भी कहते हैं और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है इसको डिनाई करता है। ये बताएं कि कितने प्रेशर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर कि उनको बातें माननी पड़ती हैं और ऐसी जैसी उनको हुकूमत वक्त कह रही होती है, या ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर किस्म का जो है वो काम होता है और आइन को सामने रखते हुए आगे बढ़ा जाता है?
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बेहतरीन सवाल के लिए। बात यह है कि अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनूं और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले कैमरे के सामने मैं उनके साथ वादा करूं कि जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा, लेकिन आप मुझे इस कुर्सी पे बिठा दें। तो बात यह है कि अगर वो बंदा फिर कहे कि मेरे ऊपर प्रेशर है, अल्लाह की कसम अगर आप ऑनेस्ट आदमी हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और बात यह है कि ये जो दुनिया के आदमी होते हैं जिनके जो लालच और खौफ से रहते हैं, वो फिर भगवान दास नहीं बनते, वो जस्टिस कार्नेलियस नहीं बनते, वो फिर मलक कयूम बन जाते हैं। याद रखें, जो हमारे डीड्स हैं या मिस डीड्स हैं, ये हमारे आगे और हमारी लेगेसी हैं। और कोई नहीं है प्रेशर आपके ऊपर अगर आप खुद खराबी नहीं करना चाहे। लेकिन अगर आप खुद उनके पास जाएं और उन्हें कहें कि जी मैंने कोई खिदमत दसो और मेरी भी खिदमत करो, तो वही बात यह है कि ये चीजें भी, ये दुनिया देखिए, ये लालच जो है ना और खौफ, ये कैरेक्टर के साथ नहीं बनता। और दूसरा ये कि देखिए, आपकी इज्जत तब होगी, आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत करेगा जब आप देखो। जस्टिस भगवान दास एक दफा मुझे सेरीना होटल के जहाँ पे गाड़ियां नहीं पार्क होती, मैं और हमारे दूसरे कोलीग थे, हमारे सीनियर थे, तो हमने दूर से देखा, मैंने कहा ये तो जस्टिस भगवान दास है जैसे। तो हम लपके उनकी तरफ और हमने उसका सलाम किया और उसके साथ हाथ मिलाया और हमने उसको कहा कि सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी जो किरदार है आपकी ऑनेस्टी की वजह से। देखो, मैं एक वो मुसलमान हूँ जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान होता है, जो इस्लाम के फंडामेंटल्स है ना, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन अच्छा आदमी, अच्छे किरदार का आदमी किसी भी मजहब का हो, आप बेख्तियार उससे प्यार करते हैं। और याद रखो, आप किसी भी दीन से हो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर नहीं है, वो कहते हैं ना कि इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। हमारे यहाँ कैरेक्टर की कोई कीमत नहीं है और ना कैरेक्टर की लोगों की अभी तक जरूरत रही है। वो लोगों को चाहिए होते हैं कि जो टेलीफोन उठाए और उसे कहे कि जी बेनजीर को आप 7 साल की वो सजा दे दें और वो कहे जी हो जाएगा। तो ये किरदार की बात है। और ये देखो, ये इज्जत हमें अर्न करनी पड़ती है। जब आप गलत चीज को कहें कि नो और जब आप सही चीज को कहें कि यस, तो आपको कौन रोक सकता है? करेक्ट, आपको कौन रोक सकता है? अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़े हैं और आपको किस्म का कोई प्रेशर ना हो तो काम भी फिर आप ठीक करते हैं। बहुत शुक्रिया। कहना था ये हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब का। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अमजद खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से। मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से, माहिरीन की जानिब से, पाकिस्तान के बाहर से, हर जगह से आवाज़ आ रही है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि मुल्क दिवालिया होने की डेंजर जोन में जा चुका है। इस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करें इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितनी एग्जैजरेशन है और व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR हैं। वेलकम टू द शो सर। सवाल मेरा सर आपसे ही है, मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन को अगर आप थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता सकें कि क्या हमारा मुल्क वाकई दिवालिया होने जा रहा है? अगर जा रहा है तो आई मीन कैन वी कम आउट ऑफ इट? इफ यस देन हाउ? देखिए, मैं तो 2021 में मैंने ये बात की थी, 16 दिसंबर 2021 को, कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ चला गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 दिसंबर, 1 साल हो गया। उस वक्त ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी और इमरान खान के साथ के सारे लोग कह रहे थे शब्बर साहब क्या बात कर रहे हैं और ये इन्होंने गलत बात की है। आज ये सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो या तो ये सारे नालायक हैं या ये इंटेलेक्चुअली करप्ट है, क्योंकि ये उस वक्त जब इनको नजर नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा था, और मैं उस वक्त से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान करंट अकाउंट का अपना बैलेंस पूरा नहीं कर सकता, और अगर हमने अपने रवैये यही रखे तो हमें डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। हम डिफॉल्ट
डिफॉल्ट होना, ये नहीं होने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस नहीं हो सकता। हम अपनी चादर से ज्यादा खर्च करते हैं तो ये बैलेंस नहीं होगा और कभी ना कभी ये गुब्बारे ने फटना है। जितनी देर होती जाएगी मसाइल बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है आज से कुछ महीने पहले आप मेरे प्रोग्राम पे आए थे, तब भी आपने ये बात की, जो बड़ा उसको डिटेल में डिफाइन किया था। मैं ये चाहता हूँ कि सर आप ये फरमाइएगा कि अब चूँकि ज़रा इलेक्शन जल्दी हो जाएं या अपने वक्त पर हों, इन एनी वे फुल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट तो आएगी। इसी असना में जो मौजूदा हुकूमत है उससे IMF ने चौथी या पाँचवीं भी मुलाकात गालिबन अभी जो है वो कैंसिल किया और कहा जी अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएं जो हम रिक्वायर कर रहे हैं। किसी के पास सोल्यूशन होगा इस मसले से निकलने का या श्योर शॉट दिस विल हैपन? इलेक्शन से ये जरूर होगा कि गवर्नमेंट की कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, मगर जो गवर्नमेंटों की हमारी रवायत रही है, ये अगर हमने अपने आप को खुद चेंज नहीं किया और कौमी रवैयों को चेंज नहीं किया तो गवर्नमेंट आप फरिश्तों की ले आए तो भी ये इसको बचा नहीं सकते। तो इलेक्शन या गवर्नमेंट का तब्दीली पाकिस्तान को गवर्नमेंट की तब्दीली या इलेक्शन डिफॉल्ट से नहीं बचा सकते। हमें कुछ काम खुद करने पड़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं किए और ना हमारे अंदर उस चीज को करने की ख्वाहिश है। ये बताएं सर कि अगर खुदा न खास्ता जैसे कि वैसे चीज़ें इसी जाने बढ़ रही हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान बढ़ता है, तो उस सिनेरियो में क्या सूरत हाल होती है? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जी, क्या बैंक अकाउंट मुंजमद हो जाएंगे हमारे भी या नहीं होंगे, या चीज़ें बहुत स्पाइक कर जाएंगी, कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी? सिनेरियो क्या होता है डिफ़ॉल्ट जिन ममालिक ने आज तक किया है? बात सुनो ना, तुमने डायरेक्टली स्विच कर गए कि क्या होगा, तुमने ये नहीं पूछा मुझसे कि क्या करना चाहिए। मैंने पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह हो ना, मैंने पहले पूछा था आपसे कि क्या करना चाहिए। नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा। चलिए बता दीजिए। आप डायरेक्टली स्विच कर गए कि क्या होगा, आपको सेंसेशन फैलानी है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो ये काम छोड़ दो। मैंने पहले सवाल पे पूछा था सर, ढंग का काम करो, ठीक है ना। ये आप लोगों का बड़ा मसला है कि आप जो ना पाकिस्तानी कौम को खराब करते हो, सिर्फ हमारा टाइम भी जाया कर रहे हो, अपना टाइम भी जाया कर रहे हो। मैंने तो सर पहले सवाल में अर्ज किया कि मैंने पूछा था आपसे कि इसका हल पहला तो इसका इलाज ये है, पहला इलाज ये है कि आप 6 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दें और डे लाइट इस्तेमाल करें। उससे आपका 3.5 मिलियन का फायदा होगा। उसके बाद दूसरा काम ये करें कि आप जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको हफ्ते में 3 दिन तक सड़क पे लाना बंद करें। फ्रांस में भी ऐसा हो रहा है इस वक्त, ठीक है। तीसरा काम आप ये करें कि डीमोनेटाइज करें और 5,000 का नोट बंद कर दें, ठीक है। चौथा काम आप ये करें कि तमाम सरकारी दौरे बंद कर दें। चौथा काम आप ये करें कि जितनी भी ये पाम ऑयल की और ये चीजों की इंपोर्ट है जो लोकली ऑयल से पूरा हो सकता है, उनकी इंपोर्ट को बंद करें। छठा काम आप ये करें कि अपने उम्रा और ज़ियारत की जो आप $10,000 देते हैं हर बंदे को उम्रे करने के लिए, और तकरीबन 4 लाख बंदा पाकिस्तान से जाता है उम्रा करने के लिए, तो वो तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए के $1 का खर्चा कर देता है। पाकिस्तान का आउटफ्लो हो जाता है। आप उम्रे जरूर कराएं और उन लोगों को कहें कि अगर आपने उम्रा करना है या ज़ियारत करनी है तो आपकी फंडिंग बाहर से आएगी, ठीक है, समझ आई। और ये वो चीजें हैं जो आपको करनी है, मगर ये आप नहीं करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। आखिरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है उसको ग्रेजुअली शिफ्ट करें फैसलाबाद और सियालकोट से कराची की तरफ, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, आप ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम पड़ती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, जो हमारी गवर्नमेंटें नहीं करेंगी और नहीं करेंगी तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगी। फिर बाकी जो कुछ होगा वो आप बयान कर सकते हैं। अच्छा सर, जो इंपोर्ट के आप चीज़ बता रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स। अब इंपोर्ट में हमारे एग्रीमेंट है बहुत सारे ममालिक के साथ और कई सालों के हैं, उन एग्रीमेंट्स का क्या बनेगा? कौन सा एग्रीमेंट है? चाइना के साथ जैसे हमारे एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं चाइना के साथ। किस चीज़ का एग्रीमेंट है? चाइना से हमारे इंपोर्ट्स के कोई एग्रीमेंट नहीं है। कोई एग्रीमेंट नहीं। चाइना के अलावा दीगर किसी और मुल्क से हमारे इंपोर्ट हमारा किसी कंट्री से कोई एग्रीमेंट नहीं है रिपोर्ट का। अच्छा, चलें, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए और वो फैसलाबाद से बढ़ानी चाहिए। ये बताइएगा सर कि अब एक साथ एक दूसरी साइड जो अब क्या कह रहा हूँ मैं? जी फरमाइए, मैं सुन नहीं पाया। आप क्या समझे फैसलाबाद वाली बात से? आप ये कह रहे हैं ना कि दैट इज अ चीपर इंडस्ट्री, दैट इज अ चीपर प्लेस, वहां पे मूव करना चाहिए और वहां पे नहीं, उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद को कराची मूव करे। फैसलाबाद को कराची मूव करें। आपने मेरी बात ही नहीं समझी ना, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था।
कि फैसलाबाद 1000 मील दूर है, वहाँ उसको लोकल प्रोडक्शन का बेस बनाएं और कराची की वो सी के करीब उसको एक्सपोर्ट का बेस बनाएं। पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक नॉर्थ पाकिस्तान और एक साउथ पाकिस्तान। नॉर्थ पाकिस्तान की प्रोडक्शन इस्तेमाल होनी चाहिए लोकल कंज्यूमशन के लिए और साउथ पाकिस्तान की प्रोडक्शन इस्तेमाल होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सोच समझ के मेरी बात को देखें, आगे पोर्ट्रेट करें, चीजों को कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब इस सब असना में जो मौजूदा सूरत हाल है, जो डॉलर है वो भी जानते हैं आपके, उसकी उड़ान ऊंची है। मौजूदा जो मिनिस्टर आए उन्होंने कहा कि इसको मैं काफ़ी हद तक नीचे ले आऊँगा, इवन 200 से नीचे तक की उन्होंने फिगर कही कि होगा ये, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं हो सका। अगर जो ये चीज़ें आप बता रहे हैं ये ज़्यादा अगर हो पाई तो ज़्यादा सूरत हाल बेहतर होगी, अगर ना हो पाई तो फिर ज़्यादा डिटेरिएट होगी। किसी सूरत में पॉसिबल है कि इस वक्त डॉलर को थोड़ा कम किया जा सके, उसको रोका जा सके जहाँ पे वो भी है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, यही कह रहे हैं ना? नहीं, आप ये कह रहे हैं हम खुद कुछ नहीं करेंगे, डॉलर खुद ब खुद रुक जाए, यही कह रहे हैं ना? यही कह रहा हूँ मैं सर। ठीक है, बस इसका कोई जवाब नहीं है। यानी कि फिर सिचुएशन ज़रा इसका कोई जवाब नहीं है। आप ये कह रहे हो कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बाजार बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, डॉलर खुद ब खुद रुक जाए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको नेशनल टीवी बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो IMF की कॉन्टीन्यूस मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं और अभी जो रिसेंटली खबर आई उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो फ्लड्स में आपने पैसे खर्चे हैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए दे आर नॉट इनफ, उनको दोबारा जमा कराइए। IMF को तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे ऊपर या उसकी पॉलिसी? मेरी बात सुने। IMF आपको फ्लड के पैसे क्यों दे? क्यों दे आपको पैसे? वो कोई आपके यहाँ फ्लड आया है, उसके पैसे वो लोग क्यों दे आपको? क्यों मांग रहे हैं पैसे आप लोगों से? आपके घर फ्लड आया है ना? अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई तकलीफ होगी, पड़ोसी से पैसे मांगते हैं आप जाके, वो क्यों पैसे दें आपको? ये आपने कहाँ से अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान में फ्लड आएगा तो सारी दुनिया मुझे मदद करेगी? ये तो हम फकीर कब तक फकीर बने रहेंगे? अगर मुसीबत आएगी तो खुद बर्दाश्त करो ना। IMF से क्यों जा रहे हो मुसीबत आने के लिए? तो पहले अपने जहन को खोलो, दिमाग को खोलो, फिर बात समझ आएगी। ये वो बातें नहीं करो जो आम आदमी करता है, मेरे साथ नहीं करो कम अज कम। ठीक है, आम आदमी के सवाल थे इसलिए मैं आपसे पुटअप कर रहा था सर। नहीं तो ये सवाल तो नहीं है ना कोई कि IMF वाले कह रहे हैं कि सैलाब के लिए, ओ भाई सैलाब तुम्हारे घर में आया, उनके घर में तो नहीं आया ना, तो तुम्हारी मदद क्यों करें वो? ठीक है, तुमने क्या किया दुनिया के लिए जो वो तुम्हारी मदद करेंगे? पाकिस्तान ने दुनिया के लिए डेफिनेटली क्या किया है जो उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर चेयरमैन FPR हैं, और उनका कहना था कि अगर आप खुद कुछ तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये इनिशिएटिव्स या ये स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। अगर आप वो ये स्टेप्स लेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सकता है। लेकिन उन्होंने इन खदशात का भी इज़हार किया कि वो जो स्टेप्स हैं वो लेना नियर टू इम्पॉसिबल दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है। हालात हादरा से आपको यूँ ही आगाह रखेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।